हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे प्रमुख आयोगों के बारे में और उन आयोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण सामान्य जानकारी के बारे में भी जानेंगे जो हमारी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो चलिए जानते हैं प्रमुख आयोग। तो सबसे पहले जानते हैं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। तो संविधान के अनुच्छेद 338 में यह व्यवस्था है कि अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जातियों के लिए एक आयोग होगा जो अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के राष्ट्रीय आयोग के नाम से जाना जाएगा। अनुच्छेद 339(1) के अनुसार राष्ट्रपति आयोग की नियुक्ति आदेश के द्वारा किसी भी समय कर सकता है। केंद्र सरकार ने प्रशासकीय निर्णय के तहत गृह विभाग के 21 जुलाई 1978 के एक प्रस्ताव द्वारा बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का अगस्त 1978 में गठन किया। 1990 के 65वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा अनुच्छेद 338 में संशोधन कर अधिकारी की जगह एक आयोग का गठन का प्रस्ताव किया। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। 89वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से एक स्वतंत्र राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। इसका गठन अनुच्छेद 338 में 338(1) जोड़कर किया गया। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के नियम को जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जारी किया और 20 फरवरी 2004 को इसके गठन की अधिसूचना जारी की। आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केंद्र के कैबिनेट मंत्री, उपाध्यक्ष का दर्जा केंद्र के राज्य मंत्री तथा सदस्य का दर्जा केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष रखा गया है। अब बात करते हैं आयोग के प्रमुख कार्य। तो इसके कार्य में अनुसूचित व जनजाति की शिकायतों की जांच करना तथा इस वर्ग के जितने भी संवैधानिक प्रावधान है उनका परीक्षण करना, अनुसूचित जनजातियों की सामाजिक और आर्थिक प्रगति का मूल्यांकन करना तथा उनको जागरूक करना और विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची के प्रावधानों के क्रियान्वयन की दिशा में कार्य करना और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के संरक्षण के कार्यों पर प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को रिपोर्ट देना। अब बात करते हैं अगला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग के विभाजन के पश्चात सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 20 फरवरी 2004 को अनुसूचित जाति आयोग का गठन के नियमों के जारी किए। आयोग के गठन के नियम भी जारी किए। आयोग के अध्यक्ष का दर्जा केंद्र के मंत्रिमंडलीय मंत्री, उपाध्यक्ष का दर्जा केंद्रीय राज्य मंत्री और सदस्य का दर्जा केंद्र सरकार के सचिव के समकक्ष रखा गया है और इसके भी कार्य अनुसूचित जनजाति की तरह ही रहेंगे। अगला आयोग है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, तो मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के अंतर्गत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। 2006 में मानवाधिकार संरक्षण संशोधन अधिनियम लाया गया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित एक समिति, जिसमें लोकसभा का स्पीकर, राज्यसभा का उपसभापति और संसद में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री होते हैं, की अनुशंसा पर की जाती है। आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति बन सकता है जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रह चुका हो। आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, किंतु 70 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद वह अध्यक्ष नहीं रह सकता। आयोग के सदस्य भी 5 वर्ष के लिए या 70 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो नियुक्त होते हैं। आयोग के सदस्य एक बार और नियुक्त हो सकते हैं। आयोग के अध्यक्ष
और सदस्य सिद्ध अव्यवहारों या अक्षमता के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय की जांच के उपरांत राष्ट्रपति द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। गठन की बात करें मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक 8 सदस्यीय संस्था है। इसमें अध्यक्ष के अलावा एक सदस्य सर्वोच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश, 2 सदस्य मानवाधिकार मामलों के विशेषज्ञ, अनुसूचित जाति आयोग, जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग तथा अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी के रूप में एक महासचिव शामिल होते हैं। मानवाधिकार आयोग के कार्य जाने, तो इनके प्रमुख कार्य किसी न्यायालय में लंबित मानवाधिकार संबंधी मामलों में उसकी अनुमति के आधार पर हस्तक्षेप, मानवाधिकार संरक्षण संबंधी मामलों का पुनरीक्षण तथा उसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सुझाव, मानवाधिकार संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संधियों एवं अन्य दस्तावेजों का अध्ययन कर उनके क्रियान्वयन के लिए सुझाव, मानवाधिकार संरक्षण संबंधी कोई कार्य, संबंधित राज्य को सूचित कर वहां के कारागारों का दौरा कर स्थिति का जांच करना, मानवाधिकार संबंधी अनुसंधान को प्रोत्साहन, आयोग के पास किसी मामले में साक्षी को प्रस्तुत करने और उससे तत्संबंधी जानकारी प्राप्त करने, किसी दस्तावेज की प्रस्तुति, किसी न्यायालय या सरकारी विभाग में मानवाधिकार संबंधी विषयों पर उपलब्ध किसी दस्तावेज की प्रस्तुति का भी अधिकार है। आयोग की प्रमुख विशेषता है कि इसके पास अपनी भी जांच मशीनरी है, यह केवल पुलिस आदि पर निर्भर नहीं है। आयोग मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति या संबंध में अन्य व्यक्ति या संस्था द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर मामले की जांच करता है। मानवाधिकार कानून की धारा 13 के अंतर्गत आयोग के पास सिविल संहिता 1908 के तहत मामलों की सुनवाई करने वाले दीवानी न्यायालयों की तरह शक्ति भी प्रदान की गई है। आयोग को सैन्य बलों के संबंध में जांच का अधिकार नहीं है। अब बात करते हैं अगला आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग की। तो राष्ट्रीय महिला आयोग एक विधिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम 1990 के अंतर्गत 31 जनवरी 1992 को किया गया। अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष तथा 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा होती है और इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। आयोग के पास एक्ट की धारा 1 के अंतर्गत सिविल कोर्ट के समान शक्ति है। वह भारत के किसी भी भाग में किसी भी व्यक्ति को सम्मन जारी कर सकता तथा उसकी अपने समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित कर सकता है। आयोग का अधिकार क्षेत्र वर्तमान में जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत क्षेत्र पर है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यों की। तो आयोग समय समय पर अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपता है। महिलाओं के लिए संवैधानिक और कानूनी रक्षोपाय की समीक्षा, महिलाओं से संबंधित नीतिगत मामलों में सरकार की सलाह, उपचारात्मक विधायी कदमों की अनुशंसा, समस्याओं के समाधान की सुविधा, देश के विभिन्न भागों में महिलाओं की समस्या अधिकारों की रक्षा और उन्नति के लिए सक्रियता। अब बात करते हैं अगला आयोग, बाल अधिकार संरक्षण आयोग की। तो केंद्र सरकार ने 23 फरवरी 2007 को बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया और यह आयोग एक वैधानिक संस्था है। इस आयोग में अध्यक्ष समेत 7 सदस्य होते हैं। शेष 6 सदस्य बाल स्वास्थ्य शिक्षा, बाल पालन पोषण, किशोर न्याय, बाल मनोविज्ञान, समाजशास्त्र एवं विधि आदि क्षेत्रों के विशेषज्ञों में से होते हैं। आयोग के कार्य जाने तो बच्चों से जुड़े कार्यक्रमों, अंतर्राष्ट्रीय संधियों और मौजूदा नीतियों की समीक्षा कर बच्चों के हित में उन्हें लागू करना, बाल अधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करना, बाल अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाना, केंद्र या राज्य सरकारों के तहत आने वाले किशोर सुधार गृहों का निरीक्षण, बच्चों की चिकित्सा और सुधार का बंदोबस्त करना, गरीब बच्चों के अधिकारों से संबंधित मामलों को या उस पर ध्यान देना, बच्चों से जुड़ी समस्याओं की जांच करना।
बच्चों को आतंकवाद, सांप्रदायिक हिंसा, घरेलू हिंसा, एड्स, वेश्यावृत्ति आदि से बचाव के लिए कदम उठाना। चलिए बात करते हैं राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की। तो संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 1953 में काका कालेलकर की अध्यक्षता में किया गया। राष्ट्रपति ने दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग गठन 1978 में बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की अध्यक्षता में किया था। मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 में केंद्र सरकार ने सरकारी नौकरी में 27% स्थान पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित करने का निर्णय लिया। मंडल आयोग के मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुपालन में केंद्र सरकार ने एक स्थायी निकाय के रूप में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग कानून 1913 में पारित किया। पिछड़ा वर्ग आयोग में अध्यक्ष समेत 5 सदस्य होते हैं। अध्यक्ष सर्वोच्च या उच्च न्यायालय का पूर्व न्यायाधीश होता है। 3 अन्य सदस्य पिछड़े वर्ग संबंधी विशेषज्ञ होते हैं। 1 सदस्य सचिव होता है। पिछड़ा वर्ग आयोग का 1993 के बाद 1997, 2000, 2003, 2006 और 2009 में पुनर्गठन किया गया है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। तो राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम 1992 के द्वारा केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना की। पहला वैधानिक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन 17 मई 1993 को हुआ। 23 अक्टूबर 1993 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित कर मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध और पारसी को अल्पसंख्यक समुदाय का दर्जा प्रदान किया गया। आयोग के कार्य संविधान प्रदत्त अल्पसंख्यकों के लिए रक्षोपायों और संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बने कानून का क्रियान्वयन करना। संघों और राज्यों के अधीन अल्पसंख्यकों की उन्नति के लिए विकास कार्यों का मूल्यांकन तथा अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के प्रभावकारी कार्यान्वयन के लिए केंद्र तथा राज्य सरकारों को सुझाव देना। अल्पसंख्यकों से संबंधित मामलों पर विशेष प्रतिवेदन तैयार कर केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करना। अल्पसंख्यकों के साथ विभेद के कारणों की समीक्षा करना तथा उसे दूर करने के लिए प्रभावकारी उपाय सुझाना। अब बात करते हैं राष्ट्रीय भाषाई अल्पसंख्यक आयोग। तो इस आयोग का गठन संविधान के 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा वर्ष 1957 में किया गया था। वर्तमान में भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या में काफ़ी वृद्धि हो रही है। देश की कुल जनसंख्या में भाषाई अल्पसंख्यकों की संख्या लगभग 16% है। आयोग भाषाई अल्पसंख्यक समस्याओं के निवारण और विकास संबंधी क्रियाकलापों के अध्ययन और प्रोत्साहन संबंधी गतिविधियों से संबंधित है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख आयोग। तो आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।